सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 7 है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। पाठ को प्रारंभ करते समय सबसे पहले हम पाठ की हेडिंग की बात करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है मौसम। अब मौसम क्या होता है? आमतौर पर हम कहते हैं कि आज मौसम बहुत सुहावना है, आज मौसम ख़राब है। हम इस प्रकार की बात करते हैं। अगर आंधी आ गई तो आप कहोगे मौसम ख़राब हो गया, और अगर वर्षा आ गई और अगर खूब गर्मी हो रही थी तो आप कहोगे मौसम अच्छा हो गया। वर्षा बंद होगी, खूब ठंडी हवा चल रही है, आप कहोगे मौसम अच्छा हो गया। तो हम मौसम कहेंगे किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को। यह दिन में कई बार बदल सकती है। प्रातःकाल तेज़ धूप हो सकती है और उसके बाद में वर्षा आ सकती है, सायंकाल आंधी आ सकती है। तो यानी मौसम एक ही दिन में कई बार बदल सकता है। तो हम किसी भी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडल की दशा को मौसम कहेंगे। अब दूसरा टॉपिक है, उसकी बात करते हैं जलवायु। जलवायु, ये जो हमने मौसम की बात की है, इसका दीर्घकालीन औसत जलवायु कहलाता है। अब दिन में कई बार मौसम बदल गया, धूप हो गई, आंधी आ गई, वर्षा आ गई, एक ही दिन में ये तीनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक लंबे समय के लिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर भी इसमें जोड़ लेंगे, दिसंबर से लेकर मार्च तक का मौसम ठंडा रहता है, भारत की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में फिर अप्रैल से लेके जून तक तेज़ गर्मी रहती है। जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आमतौर पर वर्षा का मौसम होता है। तो ये जो वर्षा की ऋतु होती है, मौसम क्या है कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको उपयोग करते हैं। तो ये जो सर्दी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, वर्षा की ऋतु है, ये एक लंबा प्रभाव होता है। तो ये जो सर्दी, गर्मी, वर्षा का एक पूरे वर्ष का जो औसत होता है, उसको हम कहते हैं जलवायु। अब मान लीजिए वर्षा कम होने लग गई, हम कहेंगे जलवायु में परिवर्तन हो गया। हम ये कहने नहीं कहेंगे मौसम में परिवर्तन हो गया। इसके बाद का टॉपिक है जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। वैसे मौसम और जलवायु ये दोनों भूगोल के विषय हैं। हमारा जो विज्ञान का विषय है, इसमें जो विशेष बात का हमें ध्यान रखना है वो यही है कि मौसम और जलवायु, इसके अनुरूप जंतुओं ने क्या क्या अनुकूलन किया है। अब अनुकूलन किसे कहेंगे? अनुकूलन का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। और कौन ढालेगा? जंतु। दो उदाहरण हम इसके लेंगे और उसके बाद में इस पाठ को हम प्रारंभ करेंगे। रेगिस्तान में एक सर्वसामान्य जो वहाँ जंतु हमें मिलता है वो ऊंट है। ऊंट की आप यदि शरीर की बनावट देखते हैं तो उसने बहुत अच्छी तरीके से मौसम या वहाँ की जलवायु के अनुसार उसने अनुकूलन किया है। जैसे ऊंट के शरीर की विशेषता है कि वह एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। अब रेगिस्तान में उसको इधर उधर ऊंट घूम रहा है और मान लीजिए उसको एक स्थान पर पानी मिल गया, अच्छी मात्रा में पानी मिल गया, तो उसने पर्याप्त पानी पी लिया। अब उसके शरीर के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि वो चाहे 10 दिन तक पानी उसको नहीं मिले, उसका काम चल सकता है।
दूसरी बात ऊँट की करते हैं। रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी होती है और जो ऊँट के पैर होते हैं वो नीचे से गद्दीदार होते हैं और चौड़े होते हैं। अब चौड़े और गद्दीदार पैर ऊँट के इसीलिए होते हैं ताकि वो रेत में आसानी से चल सके। घोड़ा रेत में आसानी से नहीं चल सकता, उसके पैर रेत में धंस जाएंगे, लेकिन ऊँट के पैर चौड़े और गद्दीदार होते हैं इसलिए वो रेत में धंसते नहीं हैं। तो ऊँट ने जलवायु के अनुरूप वहाँ पर अनुकूलन किया है, उसके शरीर की उस प्रकार की रचना बन गई, उसने अनुकूलन कर लिया। दूसरे अनुकूलन की बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र की। ध्रुवीय क्षेत्र में जो भालू पाए जाते हैं उनके पंजों की बनावट एक विशेष प्रकार की होती है और उनके शरीर पर जो घने बाल होते हैं वो उस भयंकर ठंड से उस भालू को बचाते हैं। तो वहाँ भालू ने उस ठंड के अनुकूलन के रूप में अपने शरीर को उसने ढाला है। उसके बाल लंबे हो गए, पंजों की बनावट इस प्रकार की हो गई कि वो उस बर्फ़ में वो आसानी से चल सकता है। तो इस प्रकार से मैंने दो आपको उदाहरण बताए कि किस प्रकार परिस्थिति के अनुसार इन दोनों जंतुओं ने अपने आप को ढाला है। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आपको याद होगा कि जब भी आप मान लीजिए कोई पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आप क्या क्या सामान उसमें आप लेके जाते हैं, और आपके माता पिता आपको ये ज़रूर कहते हैं कि छाता आप लेकर जाना। छाते के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि पहाड़ों में वर्षा कभी भी हो सकती है, उस प्रकार का वहाँ का मौसम है। कई बार हम जब परिवार में कोई पारिवारिक समारोह आयोजित करने की बात करते हैं तो उस समय यह भी ध्यान रखते हैं कि मौसम उस समय कैसा रहेगा, मौसम ठीक रहे, इसी प्रकार का ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। इसके अलावा आपने दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी आपने मौसम के बारे में जानकारी आती है। आप यदि टेलीविज़न में आप न्यूज़ सुनते हैं तो मौसम किस प्रकार का रहेगा, कुछ महानगरों के तापमान दिखाए जाते हैं, आज इसका अधिकतम तापमान इतना रहा, न्यूनतम तापमान इतना रहा। इस प्रकार की मौसम की जानकारी अपने आप को मिलती रहती हैं। अब आप देखिए, ये एक कोई समाचार पत्र की कटिंग है जिसमें मौसम की एक रिपोर्ट प्रसारित की हुई है। इसमें लिखा पड़ा है सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को सूर्यास्त 5:45 बजे और सोमवार को सूर्योदय 7:15 बजे होगा। अब ये टेम्परेचर से पता लग रहा है कि 19.7 तो अधिकतम और 3.6 ये न्यूनतम है। इसका मतलब ये सर्दी के समय की समाचार पत्र की एक ये रिपोर्ट है। तो ये जो मौसम की रिपोर्ट होती है वो भारत का मौसम विज्ञान विभाग यह तैयार करता है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन का वेग यानी हवा का वेग आदि पर आंकड़े इकट्ठे करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। अब इस प्रकार से जो मौसम की रिपोर्ट अखबारों में छपती है, इससे हमें कल किस प्रकार का मौसम रहने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा हमें जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम मौसम की। तो मौसम की बात हम प्रारंभ करते हैं। किसी दैनिक समाचार पत्र में जो मौसम की रिपोर्ट इसमें एक प्रसारित की गई थी उसका नमूना हमने देखा। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे का ताप, आर्द्रता और वर्षा। अब यहाँ शब्द आ गया एक आर्द्रता। अब आर्द्रता किसे कहेंगे हम? आर्द्रता क्या होती है कि वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा होती है, अदृश्य होती है, हमें दिखाई नहीं देती। तो वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये किसी एक सप्ताह के मौसम का आंकड़ा है कि अधिकतम तापमान कितना रहा, न्यूनतम तापमान कितना रहा और न्यूनतम आर्द्रता कितनी रही, अधिकतम आर्द्रता कितनी रही। अब इसमें एक आपको मैं जानकारी दे देता हूँ न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बारे में।
कि अधिकतम तापमान क्या होता है और न्यूनतम तापमान क्या होता है। तो जो अधिकतम तापमान होता है वह दिन में लगभग दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच का जो टेम्परेचर होता है उसको अधिकतम तापमान हम लेते हैं। तो अधिकतम किस में लेंगे? दिन में 2 से 4 बजे के बीच का जो टेम्परेचर है इसको हम अधिकतम तापमान लेंगे। और न्यूनतम तापमान, बात करेंगे हम न्यूनतम तापमान की, तो जो न्यूनतम तापमान है वो हम लेंगे प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में। तो दिन में दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में जो अधिकतम तापमान होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। और न्यूनतम तापमान बताने के लिए प्रातःकाल अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में टेम्परेचर को नोट किया जाता है। और एक शब्द इसके साथ में और आता है, वो इसी से मिलता जुलता है, उसको भी मैं आपके साथ में भी क्लियर कर देता हूँ। एक शब्द आता है तापांतर। तापांतर शब्द आता है। तो ये जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान आया है इसका अंतर होता है, उसको हम तापांतर कहते हैं। जैसे अधिकतम तापमान मान लीजिए आया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान आया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो तापांतर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अधिकतम और न्यूनतम तापमान और तापांतर, निश्चित रूप से ये विषय आपका क्लियर हो गया होगा। अब वर्षा को नापने के लिए वर्षा मापी ये इस नाम का यंत्र काम में लेते हैं। ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कीप लगी रहती है। इसको हम, जब वर्षा हो रही है तो उसको हम वर्षा के खुले क्षेत्र में इसको रख देते हैं और ऊपर से कीप के रूप में होता है। और जितनी उसमें नीचे पानी इकट्ठा होता है वर्षा का, उसमें नीचे एक नाप लगा रहता है। उस नाप की सहायता से हम पता लगा लेते हैं कि वर्षा, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, इंच में भी माप सकते हैं कि वर्षा इतने इंच हुई या इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। अब ये जो हम यदि आंकड़े इकट्ठे करते हैं जिसमें न्यूनतम तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, इसमें अगर हमने एक सप्ताह का यदि हम आंकड़ा लेते हैं तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जैसे हमने मौसम की पहले बात की थी, तो थोड़ा सा इसमें और क्लियर किया गया है कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, इसके संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, यानी प्रतिदिन की बात है। और इसमें जो साथ में और चीज़ें आई हुई है, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक। अब अन्य कारक में क्या आएगा? तापमान के साथ में आर्द्रता आ गई और उसके बाद में जो अन्य कारक है वो वायु का वेग। तो तापमान, आर्द्रता और वायु का वेग यह मौसम के घटक कहलाते हैं। तो मौसम क्या है, ये प्रश्न बन सकता है, इसका उत्तर इसमें आ गया है। और मौसम के घटक कौन से होते हैं? तो तापमान, आर्द्रता, वायु का वेग, ये मौसम के घटक होते हैं। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। इस प्रकार की हम बात करते हैं। अब मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक ही बादल आ जाए, तेज़ वर्षा होने लगे, अथवा तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाए, चटक धूप निकल जाए। आपको वैसे अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को आप याद कर सकते हैं और आप प्रयास कीजिए
और अपने मित्रों से इसकी आप चर्चा जरूर करना। अतः मौसम का पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। अब इसमें एक चित्र दिया हुआ है 7.2, उसका एक ग्राफ है जिसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान दिखाया गया है। ये इसका ग्राफ है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अधिकतम तापमान उसमें परिवर्तन हुआ है। अब देखिए 3 अगस्त को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 को 23.5 हो गया, 5 को 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 6 को 22 हो गया। यानी कि देख सकते हैं कि 3 से लेकर 9 तक रोजाना ये तापमान बदल रहा है। जैसा कि किसी भी मौसम की रिपोर्ट से हमें स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है, और आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले का जो एक चैप्टर था उसमें हमने देखा था तापमापी, और हमने देखा किस प्रकार से उस तापमापी को सीधा खड़ा रखते हैं तापमान मापने के लिए। तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी उसको हम कहते हैं, और उससे हम मौसम को जो ताप है उसका हम मापते हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि दिन भर किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है। तो हमने पाठ के प्रारंभ में इसकी चर्चा की थी कि, और आप भी अनुभव करते हैं कि जब दोपहर 3 बजे 4 बजे सबसे ज़्यादा यदि गर्मी है तो सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, और प्रातःकाल 4 बजे 5 बजे मौसम सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। तो अधिकतम तापमान दोपहर 3-4 बजे और न्यूनतम तापमान प्रातःकाल हम नोट करते हैं। तो दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है। देखिए दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न अर्थात दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः यानी भोर भी कहते हैं प्रातः होता है। अब आपको जानकारी आ गई कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का समय होता है, जबकि सुबह के समय पार्क में इत्यादि में बाहर घूमते हैं तो मौसम सुहावना होता है। क्यों? क्योंकि प्रातःकाल तापमान सबसे कम होता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिलता, जबकि गर्मियों में जो सूर्यास्त है वो देरी से होता है, आपको ज़्यादा समय मिलता है। क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? निश्चित रूप से हमें सर्दियों में दिन में अवधि हमारी जो घंटे होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण से ही होता है। सर्दियों में सूर्योदय देरी से होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, इसलिए हमारे दिन छोटे हो जाते हैं। और गर्मियों में सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त भी देरी से होता है, इसलिए दिन बड़े हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जलवायु की। मौसम में ये जितने भी परिवर्तन होते हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन का कारण होता है सूर्य। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का एक विशाल गोला है और सूर्य की हमसे बहुत अधिक दूरी है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि पृथ्वी से इतनी दूर होने के उपरांत भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत होता है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों, वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान का मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी अलग होता है। हम बात करते हैं जलवायु की। तो मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं और पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। इनमें हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, अब आप समझिए जलवायु, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। हमने बात की थी ना लंबी अवधि, तो लंबी अवधि का मतलब ये नहीं कि 1 साल 2 साल,
लंबी अवधि का मतलब पिछले 25 वर्षों से। तो हम देख रहे हैं कि 25 वर्षों से जो सर्दी होती है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में पड़ती है। तो हम कहेंगे कि ये जो शीत ऋतु है ये इस महीनों में आती है। और पिछले 25 वर्षों से हम देखते हैं कि अप्रैल, मई, जून या मई जून में विशेष रूप से गर्मी पड़ती है, तो हम इसको गर्मी की ऋतु कहेंगे। और हमने देखा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में वर्षा होती है, तो हम कहेंगे कि ये वर्षा का समय है। तो किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, लंबी यानी 25 वर्ष में एकत्रित किए हुए आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न की किस प्रकार का मौसम का प्रतिरूप है, कैसा रहता है, उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। और यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। आर्द्र का मतलब हमने पहले बात की थी, वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसके आधार पर हम आर्द्रता निर्धारित करते हैं। अब आगे का जो ये है उसमें हमने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के जलवायु की जानकारी दे रखी है कि जनवरी से लेके और किस प्रकार से दिसंबर तक दैनिक न्यूनतम तापमान, अधिकतम न्यूनतम तापमान, दैनिक न्यूनतम और दैनिक अधिकतम तापमान दिया हुआ है, और कुल वर्षा मिलीमीटर में ये दी हुई है। और इसी प्रकार से यहाँ पे औसत तापमान दिया हुआ है, दैनिक न्यूनतम, दैनिक अधिकतम, और ये तिरुवनंतपुरम केरल का है। तो जम्मू कश्मीर और केरल के तापमान की यहाँ पे तापमान की और वर्षा की तुलना इसमें की गई है। तो इसमें जो दोनों की तुलना की गई है उससे हमें पता लगता है कि जो अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं तो उसमें हमें औसत तापमान मिल जाता है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, इसमें दो स्थान है, सारणी 7.2 और 7.3 देखने पर हमें पता लगता है कि जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर हम देख सकते हैं। केरल जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इस प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्र जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को ऊंचा दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम हो जाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये जो लक्षण होते हैं ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं। यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क रहती है। उत्तरी पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु आर्द्र होती है। अब हम बात करते हैं जलवायु और अनुकूलन की। तो अभी तक तो हमने जो बात की थी वो भूगोल की बात की थी। अब हमारा जो विषय विज्ञान, अब विज्ञान की बात अब प्रारंभ होगी। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। सभी जीवों पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं का चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण हो जाते हैं। हमने पीछे कक्षा में अध्याय 9 में हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था, और अनुकूलन का जो सामान्य अर्थ होता है उसकी हमने पहले बात की थी, परिस्थिति के अनुसार ढालना। अब इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जो जंतुओं के जलवायवीय परिस्थितियों के अनुकूल का जो उदाहरण है उसमें ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में रहने वाले कुछ जंतुओं की इसमें चर्चा हम करते हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है ध्रुवीय क्षेत्र, तो ध्रुवीय क्षेत्र का मतलब होता है पृथ्वी के जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव है वहाँ का जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। वहाँ पर बहुत अत्यधिक शीत होती है, सर्दी होती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र कुछ जो परिचित देश हैं जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका में अलास्का और रूस का साइबेरिया का क्षेत्र है। और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं, थोड़ी सी इसकी हम बात करके हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। उष्णकटिबंधीय
वर्षावन। अब उससे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखिए यह तो है कर्क, सॉरी ये है भूमध्य रेखा और ये है उसके ऊपर और नीचे। तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और हम बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के साथ में। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ये गहरे वन होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और पौधे और पशुओं की आधी प्रजाति इस उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। पूरे संसार की जो पौधे और पशुओं की प्रजातियां हैं उसकी 50%, 50% संख्या केवल इस उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती है। अब इसमें आपके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है। विश्व का मानचित्र लेकर आपको ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग में दिखाना है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को लाल रंग से दिखाना है। मैं प्रयास करूंगा कि कोई नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं इस प्रकार का मानचित्र आपके सामने में लेकर आऊं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, अत्यधिक शीत। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप देखिए जब हमारे यहाँ खूब ठंड होती है तो उस समय तापक्रम 4 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री इतना होता है। अब आप सोचिए 0 डिग्री पे तो बर्फ़ जम जाती है। जो आपके फ्रीज का जो फ्रीजर है उसमें टेम्परेचर मुश्किल से कोई -1-2 डिग्री रहता है। अब आप देखिए -37 डिग्री टेम्परेचर तो कितनी अत्यधिक ठंड है। तो यहाँ पे सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कहाँ पर? ध्रुवीय क्षेत्रों में। तो यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए। अगर अनुकूलित नहीं होते तो वहाँ रह नहीं सकते। अब हम बात करते हैं कि वहाँ कौन कौन से जंतु रहते हैं। जैसे ध्रुवीय भालू, पोलर बियर उसको कहते हैं, और पेंगुइन। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिसमें वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षी यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों, फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत ही गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में उनकी सहायता करते हैं बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति, घ्राण शक्ति बहुत तेज़ होती है जिसमें ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज ले लेते हैं या वहाँ पकड़ सकते हैं। अतः ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों में दिखाए गए जो प्रवाह चित्र है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए ये ध्रुवीय भालू का हमारे सामने चित्र दिखाया हुआ है और इसमें देखिए ये इतनी इसकी विशेषताएं हैं जिसके कारण से इसको ध्रुवीय क्षेत्र में रहने से
इसको आसानी रहती है भी किस प्रकार से प्रकृति में इसके शरीर की रचना बन गई जो कि इस क्षेत्र में इसको अच्छे तरीके से रहने में उसकी पूरी पूरी सहायता करती है। इसमें एक एक आप चीज़ को थोड़ा और आसानी से देख लेना। इसका एक चार्ट भी आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं तो आपके लिए इसको समझने में और आसानी रहेगी। अब देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु होता है पेंगुइन। बड़ा ही दिखने में सुंदर पक्षी होता है। दूर से आपको ऐसे पता लगेगा कि जैसे कोई बच्चा खड़ा है, तो ये पेंगुइन है। और पेंगुइन आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं और इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। और अक्सर जो पेंगुइन होते हैं वो झुंड के रूप में होते हैं, तो स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं ये। और याद कीजिए, जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी एक अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है, धारियाँ उसमें बनी होती हैं। इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। ये देखिए, इसके आप पैर देखिए पेंगुइन के, तो इसमें ये जाल के रूप में इसके ये पैर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये इनके पंजे हैं और इसमें ये जाल बन गया। ये उसको तैरने में इसको आसानी इससे होती है, उसको सहायता मिलती है तैरने में। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जो अन्य जंतु हैं उसमें अनेक प्रकार की मछलियां हैं। कस्तूरी मृग है, रेनडियर है, लोमड़ी है, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ पर मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों में यहाँ पर आते हैं और आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है, प्रवास। तो ये जो पक्षी यात्राएं करते हैं, दूर दूर की यात्रा करते हैं, तो उन पक्षियों की गई यात्रा को कहा जाता है प्रवास। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना यह प्रवास कहलाता है। और सर्दियां समाप्त होती है, पुनः अपने आवास पर लौट आते हैं। इस विषय को आप एक बार फिर से आप इसको समझिए कि यहाँ पर मछली ठंडे जल में लंबे समय तक जीवित रह सकती है। हम ध्रुवीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। तो इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। ये भी एक प्रकार से उन्होंने अनुकूलन किया है। कईयों को तो शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वो उस मौसम में, उस जलवायु में ठीक प्रकार से रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्रवास भी उनका एक अनुकूलन का उदाहरण है कि अत्यधिक सर्दी है तो वो गर्म स्थान पर प्रवास पे चले गए। फिर वहाँ मौसम या जो सर्दी वापस चली गई, मौसम कुछ वहाँ का ठीक हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ है, तो वो वापस लौट के आ जाते हैं। तो ये जो प्रवास है वो भी एक उनके अनुकूलन का एक साथ में उदाहरण है। तो सर्दियाँ समाप्त होते हुए पुनः अपने आवास पर वापस लौट के आ जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। इसमें साइबेरियाई क्रेन के बारे में आपने सुना है। साइबेरिया से, रूस का जो क्षेत्र है साइबेरिया, वहाँ से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में प्रवास के लिए आते हैं। अब साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर ये पक्षी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं और उसके बाद में एक निश्चित समय के बाद में पुनः साइबेरिया ये वापस लौटते हैं। अब देखिए, ये साइबेरियाई क्रेन का चित्र है और ये प्रवासी पक्षी अपने आवास और उड़ान में ये अपने को दिखाई दे रहे हैं। इन पक्षियों की विशेषता तो आपने कई बार रात्रि को देखा होगा कि एक कतार में आपको पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इनमें कुछ विशेष प्रकार की ऐसी योग्यता होती है और ये जानकारी कर लेते हैं कहाँ क्षेत्र है, किस में जाना है, कितनी दूरी है। तो ये एक अद्भुत
इनको प्रकृति ने इस प्रकार की शक्ति प्रदान की हुई है। अब देखिए कुछ प्रवासी पक्षियों की हम जानकारी लेते हैं, यह आपके लिए उपयोगी जानकारी है। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियों इनकी उड़ान की पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। यह एक रहस्य है। उनको कैसे पता लगता है कि ये स्थान है, उसकी दूरी कैसे उसको वो चिन्हित करते हैं, तो अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का एक सहज बोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मनुष्य के पास यदि दिशा सूचक यंत्र नहीं हो तो वो दिशा भटक सकता है, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से पक्षी बिना दिशा सूचक यंत्र के अपनी कोई दिशा नहीं भूलते और अपने निश्चित स्थान पर ही वो पहुंचते हैं। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों का उपयोग करते होंगे, ये हम एक कल्पना कर रहे हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते रहते हैं। आगे इस विषय को बढ़ाते हैं। तो जो सबसे सर्द महीने का तापमान होता है सामान्यतः 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। तो इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता ये है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षावन में पाए जाने वाले जो प्रमुख प्रकार के जंतु हैं उसमें बंदर, गुरिल्ला, चित्ता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प पक्षी ये इत्यादि है। अब हम इन गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे। वर्षावन में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाला जो मेंढक होता है उसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करता है। अब आप देखिए किसने लाल नेत्रों वाला जो मेंढक है इसने किस प्रकार से अनुकूलित किया है। इसके जो पंजे होते हैं वो चिपचिपे रहता है कि पेड़ पे चढ़ जाता है ये, और पेड़ पे चढ़ने के अनुकूलन के लिए इसके पंजों में चिपचिपाहट की एक विशेष प्रकार की इसमें जो गुण वो आया है। अब देखिए, अब इसके हाथ पैर ऐसे होते हैं कि वो आसानी से शाखाओं को थामे रहता है। अब एक दूसरा चित्र देखिए आप, न्यू वर्ल्ड मंकी। ये देखिए न्यू वर्ल्ड मंकी का चित्र है। ये न्यू वर्ल्ड मंकी हमें दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको, वहाँ ये पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको आप ध्यान रखना। और ये जो इस प्रकार के वन हैं वहाँ आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है, और कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहाँ अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुँच पाते। उदाहरण के लिए टुक्कन नाम का एक पक्षी जिसकी चोंच लंबी होती है, रंग बिरंगी होती है, और यह पक्षी मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका का जो मूल निवासी है। इसकी चोंच लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सतह वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। अब देखिए ये टुक्कन पक्षी का इसमें चित्र है।
ये टुक्कन पक्षी है। आगे इसमें इस विषय को हम बढ़ाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण उनकी रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता होती है। यानी इस प्रकार का रंग होता है जो आसपास के वातावरण से मिलता जुलता रहता है और वो उस आसपास के वातावरण के साथ ही वो समायोजित होते दिखाई नहीं देते और उनकी परभक्षियों से रक्षा हो जाती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लॉयन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला एब भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता होती है इसकी चांदी जैसी सफ़ेद अयाल दाढ़ी जो सिर के चारों ओर और गालों और चिबुक ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः ये भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। अब देखिए पूरा जीवन ये वृक्षों के ऊपर ही बिता देते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु होता है हाथी। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के अनुकूलित हो गए। उनकी सूंड को हम देखेंगे जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रद्द कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, हाथी के जो बाहर के दांत हैं उन्हें रद्द कहा जाता है। ये वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से यह अनुकूलन, जंतुओं का अनुकूलन मौसम और जलवायु के अनुकूल, हमने इस पाठ को पढ़ा। इसके जो कुछ प्रमुख शब्द हैं, लगभग शब्द की हमने जानकारी या जो विवरण है वो आपके सामने पहले इसमें रख दिया था। इसमें लगभग सारे शब्द इसमें क्लियर हो गए हैं। अनुकूलन, जलवायु, मौसम के घटक, आर्द्रता, अधिकतम तापमान, प्रवास, न्यूनतम तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और मौसम। तो ये पाठ विज्ञान की श्रेणी का पाठ ये इसमें दिया हुआ था, लेकिन मूल रूप से ये भूगोल का पाठ है। और लेकिन हमारी इसमें जो बात थी वो यह थी कि जलवायु के अनुकूल जो जंतु है वो किस प्रकार से अनुकूलन कर लेते हैं, किस प्रकार से उनके शरीर की रचना वैसी बन जाती है जो उस जलवायु के क्षेत्र में रहने में, उस जलवायु की परिस्थितियों से लड़ने में उनकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को पूरा समझा। आपको किसी प्रकार की इस पाठ के बारे में और जानकारी चाहिए, कोई बात आपके समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी जो किसी प्रकार की समस्या है उसका मैं समाधान निश्चित रूप से करूँगा। और इस पाठ को आप एक बार दो बार आपको पढ़ना। ये पाठ थोड़ा सा इस प्रकार का है कि आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से इसके जो विषय हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। हमेशा की तरह इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।